हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। ये वीडियो एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से है। अगर आप विलेन चैप्टर यानी फर्स्ट वाले चैप्टर को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 नंबर के, तो ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन थ्योरी भी इसमें उतने ही ज्यादा आते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में पूरा एकदम बेसिक लेवल होगा, जीरो से होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो बिल्कुल भी बच्चों मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर विलेन है, विलेन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, हम समझेंगे बच्चों, एकदम बताया ना कि जीरो लेवल से होगा, परेशान नहीं होना आपको। अब विलेन होता क्या है कि विलेन यानी सॉल्यूशन कहते किसे हैं भाई। विलेन का मतलब होता है बच्चों जिसमें दो या दो से अधिक घटक की उपस्थिति हो। ठीक, जैसे भाई पानी है और पानी के अलावा उसमें आपने मिक्स कर दिया ग्लूकोज, तो ये जो मिश्रण बना है एक समांगी मिश्रण बनेगा। तो ये जो मिक्सचर है यही कहलाएगा बच्चों विलेन, सॉल्यूशन। समझ में आया? जैसे भाई पानी है उसमें आपने चीनी मिक्स कर दिया या फिर आपने नमक डाल दिया, तो ये जो मिक्सचर बनता है यानी ये जो मिश्रण तैयार होता है, इसमें मिश्रण अगर हम बात करें दोनों घटक क्या होंगे, समांगी होंगे। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा भाई कि इसमें पानी की मात्रा क्या होती है और नमक की मात्रा, क्योंकि अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो उनको अलग करना आसान है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में रिश्तेदार आ गए, आपने शरबत बना के दे दिया, उसके बाद पता चले चखो, पता चल जाए कि भाई चीनी ज्यादा है, तो ऐसा तो कहोगे नहीं कि बस एक चम्मच उसमें से पानी चीनी निकाल लो, ये तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है ना, तो ये होता है विलेन। विलेन की परिभाषा हम लिखेंगे बच्चों एकदम सिंपल तरीके से कि दो या दो से अधिक, एकदम कॉपी पेन लेकर के बैठना रसगुल्लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। दो या दो से अधिक घटक के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। क्लियर हुआ ना? हमने क्या बताया बच्चों, दो या दो से अधिक। अब भाई दो अगर घटक रहेंगे तो उसको द्विघटकीय विलेन कहेंगे, अगर तीन रहेंगे त्रिघटकीय हो जाएगा, इस तरह से। तो दो या दो से अधिक समांगी दो या दो से अधिक घटक के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। बोले तो विलेन कहेंगे। इतना क्लियर हो गया? ये तो रहा विलेन। अब विलेन के अलावा ये तो भाई आपका हो गया विलेन। अब विलेन में जो घटक होते हैं उनका क्या नाम है? मान लेते हैं कि भाई हमने क्या किया है, एक ये सॉल्यूशन बना दिया है। ठीक, इसमें क्या है बच्चों, ये कोई विलेन तैयार कर दिया है हमने। अब इस विलेन में भाई जैसे आपने क्या है, शरबत बना दिया। अब शरबत में कौन कौन से घटक हैं? एक तो आपने चीनी मिक्स किया है, दूसरा क्या है, पानी उसमें है, तभी मिलकर के क्या बच्चों शरबत बना है। हो सकता है स्वाद के लिए भाई उसमें क्या है, नींबू भी आप डाल रहे हैं, तो इसमें घटक दो या दो से अधिक घटक आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो आएंगे इस विलेन में, ये पूरा का पूरा बच्चों हो जाता है विलेन। अब इस विलेन में भाई हमने बताया कि दो या दो से अधिक घटक होंगे तो क्या होंगे, उसमें पहला है विलेय। उसमें पहला क्या है बच्चों, विलेय है, जिसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट विलेय हो जाएगा। अब विलेय कहते किसे हैं, विलेय होता क्या है, विलेय क्या है, इसके बाद विलायक समझेंगे। अब विलेय होता क्या है बच्चों, इस विलेयन में ये जो पूरा मिश्रण तैयार है या फिर विलेयन कह लें, इस विलेयन में हमने बताया कि भाई आपने बाहर से क्या किया, आपने इसमें चीनी डाल दिया। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें चीनी डाल दिया, C12H22O11। ये क्या है, शर्करा यानी चीनी का फार्मूला होता है। तो आपने क्या किया, इसमें चीनी मिक्स कर दिया। तो ये जो चीनी है ये होता क्या है, इसी को बोलते हैं विलेय पदार्थ। क्या कहते हैं बच्चों, विलेय पदार्थ कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे भाई कि विलेयन में, एकदम सिंपल सी परिभाषा रसगुल्लों, कि विलेयन में जिस घटक की मात्रा
जिस घटक कह लें या फिर अवयव कह लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो विलयन में ये पूरा विलयन है। अब इस विलयन में जिस घटक की मात्रा, विलयन में क्या होता है बच्चों, जिस घटक की मात्रा कम होती है, ठीक, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं या विलेय पदार्थ कहते हैं, उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। अभी हमने बताया ना बच्चों, आपने क्या किया भाई, ये घोल तैयार किया है, विलयन तैयार किया है, तो इसमें चीनी डाल दिया। तो जो विलयन होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको क्या कहा जाता है, विलेय पदार्थ। या फिर कह लें कि जिस पदार्थ को घोला जाता है वो होता है विलेय पदार्थ। अब इसकी मात्रा हमेशा कम होगी। भाई आप शरबत बनाओगे तो क्वांटिटी पानी का मान लेते हैं कि आपने आधा लीटर 500 ml पानी लिया है, तो आप चीनी की जो मात्रा है कम ही, भाई 50 ग्राम हो सकता है डालोगे, 25 ग्राम डालोगे, 100 ग्राम डालोगे, 200 ग्राम या 250 ग्राम। अब ऐसा है नहीं कि भाई 1 लीटर पानी है और 4 किलो आप चीनी लोगे, ऐसा तो शरबत बनेगा नहीं बच्चों। तो इसलिए ध्यान देना कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है बच्चों, विलेय कहलाता है। ठीक, जैसे भी हमने बताया ना, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, ये सब विलेय पदार्थ में आते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि विलयन में, मतलब विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय है। ठीक, तो ये चीनी क्या है बच्चों, ये विलेय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं भाई, विलेय हो गया विलायक। विलायक क्या होता है, विलेय समझ लिया, विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक, अब विलायक किसे कहते हैं वो जानिएगा। विलायक भी इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो ये पूरा विलयन है। अब विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, विलयन में जिस घटक की मात्रा, विलयन में जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है। ठीक, विलयन बच्चों जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई इसमें विलयन बन रहा है, तो भाई इसमें विलयन बनेगा कैसे बच्चों, आपने इसमें मिक्स क्या किया, भाई एक तो चीनी है, अब बाकी जो है वो क्या है, वो है पानी। ठीक, यानी इसमें क्या है, जल है। तो भाई जल क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका विलायक। क्लियर, ये आपका हो गया विलायक। तो याद, मतलब ये समझ में आ गया बच्चों कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई कि विलयन क्या हो जाए, जब विलेय में विलायक मिक्स होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। मतलब विलेय और विलायक जब मिक्स होंगे तब जाकर के क्या बनेगा, सॉल्यूशन यानी विलयन बनता है। क्लियर, ये हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट अगर करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें बच्चों, इन सब चीजों को सीखना बेहद जरूरी है। पता चले आपको मालूम ही ना हो कि भाई विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है, तो पता चले आप लेकर बैठ गए हो। तो इसलिए ये भाई जड़ मजबूत होनी चाहिए। जड़ मजबूत रहेगी, पौधा खड़ा रहेगा, है ना। जड़ ही मजबूत नहीं है, आंधी तूफान चला, पेड़ उखड़ गया। इसलिए कहते हैं ना कि जड़ यानी नींव मजबूत होनी चाहिए, और उसके लिए बच्चों आपको जड़ तक जाना पड़ेगा। ठीक, जड़ को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्लियर, चलिए अब उसके बाद समझ लेते हैं आगे जैसे हमने बताया कि भाई अगर आप विलेय यानी विलेय और, जब विलेय और विलायक दोनों मिक्स होते हैं बच्चों, तब क्या बनता है, ये विलयन बनता है। ठीक है, विलयन ये बनता है। क्लियर, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो इतना चीज हो गया कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, बट उससे पहले एक चीज और होता है, अणुभार निकालना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का अणुभार निकालना, कैसे निकालते हैं वो जानना। क्योंकि बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल लगाने बैठ जाएंगे ना, तो ये बेसिक चीजें, जो छोटी मोटी चीजें, ये कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई आपके साथ ऐसा हो, ऐसी असुविधा हो, इसलिए बेहद जरूरी है। तो अणुभार कैसे निकाला जाता है वो समझ लेते हैं। अणुभार,
अब अणुभार होता क्या है, कोई भी घटक रहे तो उसमें परमाणु भारों का जो योग, इतना याद रखना बच्चों कि परमाणु भारों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, उसी से यानी योगफल जो होता है उससे निकालते हैं अणु भार। ठीक, अणु भार उससे निकालते हैं। जैसे यहां पर जैसे हो गया भाई H2SO4 है, H2SO4 का अगर अणुभार आपको निकालना है, H2SO4 का अणुभार आपको निकालना है, तो इसका अगर अणुभार निकालना है बच्चों तो कैसे निकालेंगे? हमने बोला ना कि इसमें परमाणु भारों का योग होता है। जैसे आप एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई NaOH का निकालना है, NaOH का अणुभार निकालना है, तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें होता क्या है कि भाई परमाणु भारों का योग होता है, इतना याद रखना। तो जैसे नंबर से जो भी रहेगा इसको M से दर्शाते हैं जब निकालते हैं अणुभार, तो यहां पर या आणविक द्रव्यमान भी कहा जाता है, याद रखना इसको अणुभार लिखेंगे या आणविक द्रव्यमान। क्लियर? तो यहां पर भाई जो भी नंबर्स हैं, मतलब ये हाइड्रोजन के 2 अणु दर्शा रहा है तो हम 2 आगे ले लेंगे। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, वो ही हो जाएगा प्लस। अब यहां पर S है सल्फर, परमाणु क्रमांक तो 16 लेकिन परमाणु भारों का योगफल, तो परमाणु भार कितना होता है सल्फर का, तो ये होता है बच्चों 32। ठीक है, 32 हो जाता है। अब 4 है, ऑक्सीजन के 4 अणु है तो भाई हम 4 मतलब आगे ले लेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु भार अगर बात करें तो 16 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा प्लस ये कितना 64 हो जाएगा। अगर इस तरह से देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये भाई 2 2 4 4 4 8 हो गया। ठीक है, और ये 6 3 9 हो गया। ठीक, तो M का मान कितना निकल आया, M का मान हो गया 98, यानी इसका जो अणुभार निकल कर आया वो इतना निकल कर आया। क्योंकि बच्चों मोलरता हो, मोललता हो, नॉर्मलता हो, मोल प्रभाज हो, सब में बिना अणुभार निकाले आप सवाल लगा ही नहीं सकते हो। इसलिए बेहद जरूरी है कि भाई अणुभार कैसे निकालते हैं ये जानना। ठीक है ना, हर एक स्टूडेंट भाई उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब मेंटली होता नहीं है, तो भाई जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी इजिली समझ सके, इसलिए ये बताना जरूरी है। अब जैसे NaOH हमने रख लिया है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहां पर इसका निकालेंगे। अब Na बोले तो सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार कितना 23। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना 11। अब अगर नहीं पता है तो ये तो आपको याद करना, 30 तक याद कर लीजिए। ठीक है, 30 तक जो होते हैं आपके पेरियोडिक टेबल में, तो उसमें 30 तक के परमाणु क्रमांक 30 तक के और उनके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक परमाणु भार इतना तो याद कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पर परमाणु भार Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का भी हमने बताया ना, तो ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1, ये कितना हो जाएगा भाई 6 3 9 1 10 और उसके बाद 3 1 4 यानी 40। तो इसका जो अणुभार निकल कर आया वो कितना निकल गया बच्चों 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से निकालते हैं। और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, यहां पर एक एग्जांपल और ले लिया कि आपको निकालना है C6H12O6, बोले तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का है तो भाई कैसे निकालोगे, ग्लूकोज का निकालना है M बराबर, अभी 6 आगे ले जाओगे, कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, बट परमाणु भार से मतलब है तो 12 हो जाता है उसका परमाणु भार, और यहाँ पे 12 आगे ले जाओगे भाई, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही होता है, ये 6 आगे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। ठीक, परमाणु क्रमांक तो 8 होता है ऑक्सीजन का, बट परमाणु भार 16। तो M बराबर कितना हो गया भाई, ये 12 × 72 हो गया, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 12 × 12 हो गया, और ये 96 यानी 96 हो गया। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये M बराबर आ जाएगा आपका 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 7 17 1 18, या ये हो जाएगा 180। तो ये अब आपके घुमा फिरा के मतलब बार बार आपको यही मिलेंगे, मतलब जैसे हो गया H2SO4 हो गया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मतलब कास्टिक सोडा, इन सब का ज्यादा ही पूछा जाता है। अब उसके बाद जैसे ग्लूकोज वगैरह का भी आपके लिए एक दे रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है भैया। एक आपके लिए है NH2CO NH2, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका कितना होगा। NH2CO NH2,
इसका बताना है। भाई नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बता दे रहे हैं, कितना 14 होता है। बाकी हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का पता ही है, तो आपको इतना हिंट दे रहे हैं। तो भाई इसका अणुभार कितना होगा वो कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन है। और एक शर्करा का भी बता देना है भाई। एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि यहां पर C12 H22 C12 हो गया, H22O11, ये भी इसका भी अणुभार आपको यानी शर्करा का भी अणुभार, ये दोनों का अणुभार कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों निकाल लेते हैं हम अणुभार। अणुभार निकालना आपको पता चल गया, ये बेसिक है, आपको परेशान नहीं होना है। अब अणुभार के अलावा इसमें मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो ये तो रहा अणुभार, या फिर इसी को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान। अब आपको बच्चों मान लेते हैं कि भाई नहीं पता है, अब निकालना है मोलों की संख्या, ये बहुत जरूरी है, मोलों की संख्या, ठीक। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन एक दे दिया है, एक क्वेश्चन आपके लिए है भाई दे दिया है जैसे कि 4 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, क्लियर। ये आपके लिए क्वेश्चन है। जैसे 4 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो भाई मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, मोलों की संख्या के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, ठीक। दिया गया भार रहेगा, भाई विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, तो वो रहेगा भार बटे अणुभार या आणविक द्रव्यमान कह लें। इससे मोलों की संख्या बच्चों निकालते हैं, क्लियर। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। इसको ऐसे अगर वैसे लिखना चाहेंगे तो मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं, n बराबर भार यानी ये होता है स्मॉल w पान अणुभार। तो यहां से क्या हो जाता है, मोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं। अब आपके लिए आसान हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर ये जो मात्रा दिया रहेगा 4 ग्राम 2 ग्राम 2.5 ग्राम 3 ग्राम 10 20 ग्राम व्हाटएवर जो कुछ भी देगा बच्चों वो होता है विलेय का भार। तो यहां पर वो W का मान होगा। तो W का मान कितना है, 4 ग्राम दिया है, ठीक, 4 ग्राम दे दिया है। अब यहाँ पे NaOH के मोलों की संख्या, मतलब 4 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या है। तो NaOH बोले तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहीं से कहानी थोड़ा समझिएगा, NaOH, अब भाई इसका निकालना पड़ेगा अपने को अणुभार। अभी इसके पहले बच्चों इसीलिए तो समझाया कि भाई अणुभार निकालते कैसे हैं। अब आपको अगर पता हो तो इसका अणुभार हमने 40 निकाला था, ठीक है ना, इसका Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इस तरह से हमने इसका 40 निकाला था। अब आप इजिली आराम से बच्चों इसको निकाल सकेंगे कि भाई हमें निकालना है मोलों की संख्या, तो n बराबर W/m ये फार्मूला होता है। तो भाई यहां से n बराबर भाई W का मान ये 4 है और उसके बाद ये इसका मान कितना है, 40 है। तो भाई ये कितना आ जाएगा, n बराबर 1/10, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मोल, इतना मोल आ जाएगा। इस तरह से मोलों की संख्या को निकालते हैं। क्लियर, समझ में आ गया कि किस तरह से मोलों की संख्या निकाला जाता है। क्योंकि बच्चों हमने बताया ना कि आप जब भी मोलरता, मोललता, मोल प्रभास, नॉर्मलता हो गया और ये सब निकालेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है मोलों की संख्या, और वहां पर इतना कोई डीपली बताता नहीं है। इसलिए भी आपको जानना है, तो आपको किसी से अगर हेल्प नहीं चाहिए तो खुद से ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे भी आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे भाई क्वेश्चन है कि निकालना है कि 30 ग्राम, ठीक, 30 ग्राम दे दिया है, 30 ग्राम ग्लूकोज में, ग्लूकोज, 1 मिनट, 1 मिनट इसको रख देते हैं, 5.85 ग्राम दे दिया, ग्राम NaCl में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात करना है।
अब 5.85 ग्राम NaCl में क्या करना है, मोलों की संख्या निकालना है। अब क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, W का वैल्यू कितना बच्चों 5.85 ग्राम है ना, इतना हो गया। अब उसके बाद आपको दिख रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, साल्ट, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, लवण, NaCl है। अब यहां पर भाई हमको निकालना पड़ेगा इसका अणु भार। अब इसका अणु भार कितना होगा बच्चों, भाई इसका अणु भार Na का 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है बच्चों, तो क्लोरीन का होता है 35.5 होता है भाई। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया और ये 5, 58.5। अब क्या होगा भाई, यहां पर नंबर्स ऑफ मोल की संख्या हम निकालेंगे, तो मोलों की संख्या बराबर भाई क्या हो जाएगा, N बराबर W/M। तो भाई इसका W का वैल्यू कितना है बच्चों, 5.85 है, और ये कितना दिया गया है, तो भाई ये है 58.5। कितना दिया है बच्चों, 58.5 दिया है भाई। अगर इसको भी काटेंगे ना हम, ये नीचे 10 ही जाएगा, यानी N बराबर 1/10 या फिर N बराबर 0.1 मोल, इसमें भी वही आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरह से मोलों की संख्या को निकालते हैं। ठीक, मोलों की संख्या को इस तरह से निकाला जाता है, इतना याद रखना। अब इसमें कुछ सैंपल है, मतलब सैंपल होते हैं, ठीक है, कुछ मतलब संकेत होते हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। तो इस तरह से मोलों की संख्या निकालना है बच्चों, और आप इजिली आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब निकालना सीखेंगे, मतलब इसमें कुछ जो सिंबल है बच्चों उनको समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो कुछ प्रतीक हैं उनको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, कुछ प्रतीक होते हैं, आपको उसमें समझना है कि भाई जैसे स्मॉल w है, क्या है, स्मॉल m होता है तो क्या कहते हैं, कैपिटल W है तब क्या कहेंगे बच्चों, कैपिटल M है तब क्या कहेंगे। ठीक, ये सारी चीजें मतलब समझना जरूरी है। ये V है तब क्या होता है, ठीक, X है तब क्या, या काई भी पढ़ते हैं इस तरह से, ये सब का मतलब क्या होता है। अब देखिएगा बच्चों, स्मॉल w है तो इसको कहा जाता है विलेय का भार, विलेय का भार। अब विलेय का मतलब जो चीज घुला जाए या फिर जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन में, बच्चों पहले भी बताया है, वो विलेय होता है, तो विलेय का भार। अब उसके बाद m क्या है, तो भाई विलेय का अणुभार। क्या है बच्चों, विलेय का अणुभार होता है, वो होता है विलेय का अणुभार। कैपिटल W क्या है, तो कैपिटल W इस बात को दर्शाता है विलायक का अणुभार, विलायक का मतलब भार, सॉरी अणुभार नहीं, विलायक का भार। कैपिटल M है तो विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार ये होता है। अब उसके अलावा अगर V है तो भाई ये वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है। ठीक है ना, ये क्या है, विलयन के आयतन को दर्शाता है। अब जैसे यहाँ पे x होता है या काई भी पढ़ते हैं इसको, ये जब हो जाता है तो भाई इसको कहते हैं कि मोल अंश या मोल प्रभाज, इसको कहते हैं मोल प्रभाज। ठीक, मोल प्रभाज या मोल अंश, ये मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है ना, मतलब ये स्मॉल w, कैपिटल W, अब उसके बाद स्मॉल m, कैपिटल M, v क्या है, x क्या है, ये हालांकि मोलरता होता है उसको भी कैपिटल M से ही दर्शाते हैं, मोललता होता है स्मॉल m से दर्शाया जाता है, तो मतलब ये सब चीजें होती है। बट जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होती है बच्चों वो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये रहा आपका एकदम बेसिक। अब उसके बाद बच्चों जो आगे वाले वीडियो में हम समझेंगे मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोल प्रभाज क्या है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि आपके जो भी प्रिय मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं भाई, अब की बार आने वाले समय में जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।